हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आज अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड रक्त कणिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इनको ही क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट। अब देखो आरबीसी को अपन ने नाम दिया था एरिथ्रोसाइट और इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। अब देखो श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर इनको क्या बोल दो? श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और देखो इनमें क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन वो आरबीसी में पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता। देखो आरबीसी में तो पाया जा रहा था, तो इसमें नहीं पाया जाता। और मैंने कहा था कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो इनमें जो हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो इसका रंग श्वेत होगा। ठीक है, इसलिए इनका रंग श्वेत होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इनका रंग सफेद होता है। और उसके साथ देखो इनमें केंद्रक पाया जाता है। और देखो डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इनमें केंद्रक पाया जाता है। और उसके साथ देखो इनसे संबंधित रोग है, रोगों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो एक है रोग ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाती है। कहने का मतलब सामान्य से अधिक होती है। सामान्य संख्या से अगर अधिक संख्या में हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस रोग बोलते हैं। और उसके बाद देखो एक होता है ल्यूकेमिया रोग पूछा जाता है एग्जामों में। ल्यूकेमिया क्या होता है? तो ल्यूकेमिया के बारे में अपन को ध्यान रखना। ल्यूकेमिया एक रोग है जिसमें क्या होता है? अस्थि मज्जा का कैंसर बोल दो या फिर ब्लड कैंसर इसको बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर या फिर अस्थि मज्जा कैंसर बोलते हैं। अस्थि मज्जा का कैंसर। ठीक है, अस्थि मज्जा का कैंसर या फिर ब्लड कैंसर बोल दीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? आप डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का अनियमित आकार की हो जाती है। ठीक है, अनियमित आकार की हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया या फिर अस्थि मज्जा का रोग, अस्थि मज्जा कैंसर या फिर डब्ल्यूबीसी अनियमित आकार की हो जाती है। और ल्यूकोसाइटोपेनिया में क्या है? सामान्य से अधिक हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं? मतलब ये बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ल्यूकोपीनिया में क्या होता है? देखो सामान्य से कम हो जाती है। किसकी? देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से कम मात्रा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी रक्त में सामान्य से कम मात्रा हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया रोग बोलते हैं। ठीक है, तपेदिक रोग वगैरह या फिर टीबी की कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, और ल्यूकोपीनिया हो जाता है। उसके बाद ल्यूकेमिया। देखो ल्यूकेमिया के बारे में पूछा जाता है एग्जामों में, तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, और ल्यूकोसाइटोसिस में सामान्य से अधिक हो जाएगी इनकी संख्या। क्लियर? उसके बाद देखो डब्ल्यूबीसी को अपन ने दो भागों में बांटा है। दो भागों में देखो पहली है कणिकामय, दो भागों में बांटा है। पहली कणिकामय और दूसरी अकणिकामय। ठीक है, अकणिकामय को अग्रेन्युलोसाइट और इनको ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। पहला कणिकामय। अब देखो कणिकामय को एक और नाम देते हैं, कणिकामय को ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट या फिर कणिकामय बोलेंगे। अब देखो कणिकामय को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। पहला इयोसिनोफिल। अब देखो इयोसिनोफिल को एसिडोफिल बोलते हैं। एसिडोफिल कोशिका बोल दो या फिर इयोसिनोफिल बोल दो। अब देखो ये कणिका रूपी है, एक तो कणिकामय और एक अकणिकामय। तो अकणिकामय क्यों बोला? क्योंकि ये कण समान नहीं होती, इसलिए क्या बोला? अकणिकामय। गोलाकार नहीं होती, अनियमित होती है।
और डब्ल्यूबीसी है जो डब्ल्यूबीसी में आरबीसी की तुलना में बड़ी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देखो इनको क्या बोलेंगे, एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट। और जो इओसिनोफिल्स है, इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, एसिडोफिल्स पहली क्लास में बताया था मैंने, एसिडोफिल्स। और उसके बाद देखो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल। अब बेसोफिल्स, उसके बाद तीसरी जो कोशिका होगी अपनी, तीसरी कोशिका का क्या नाम देंगे, तीसरी का नाम है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, हिट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल बोल दो चाहे हिट्रोफिल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एसिडोफिल्स, इनके नाम याद रखना, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल को हिट्रोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और बेसोफिल ये हो गया। उसके बाद देखो इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि देखो इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में देखो पालियों युक्त होता है, तीनों का ही केंद्रक पालियों युक्त होता है। तो इओसिनोफिल का केंद्रक कितनी पालियां होती है, तो इओसिनोफिल में 2 पालियां, ठीक है, केंद्रक में 2 पालियां। और इनमें जो है, इनमें कितनी होगी, इनमें पालियां होगी 2 से 3, 2 से 3 पालियां होगी, 2 से 3 पालियां। और इनमें कितनी पालियां होगी, तो इनमें होगी 2 से 5 पालियां। कहने का मतलब 2 से 5 पालियों युक्त केंद्रक होगा इनमें, न्यूट्रोफिल में 2 से 5 पालियों युक्त केंद्रक होगा। और जो कुल डब्ल्यूबीसी का है, ये कितना परसेंट बनाती है, इओसिनोफिल्स बनाती है 1 से 4%। उसके बाद देखो ये कितना बनाती है, 0.5 से 4%। और ये बनाती है सर्वाधिक कितना, 60 से 70%। कुल मिला के डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाती है, न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल। और इनका नाम, इन कितना परसेंट, 60 से 70%, सबसे अधिक कहना है, मतलब सबसे अधिक भाग कौन बनाती है, तो अपने ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इनका जीवन काल कितना होता है, तो ये होती है 8 से 12 दिन जीती है, कहने का मतलब कितने दिन जीवित रह सकती है, 8 से 12 दिन इओसिनोफिल्स। उसके बाद नष्ट हो जाती है, ठीक है, नष्ट होकर नई कोशिकाएं बनती रहती है। 8 से 12 दिन होगा इनका, तो इनका कितना, 12 से 15 दिन। और इनका होगा 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन होगा। उसके बाद देखो इओसिनोफिल्स में ज्यादा मात्रा में हिस्टेमिन होता है, इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, हिस्टेमिन जो होता है एलर्जी के समय ज्यादा सक्रिय, एलर्जी के समय अधिक, कहने का मतलब एलर्जी हो जाती है अपन को किसी प्रकार की, तो एलर्जी में क्या होगा, हिस्टेमिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, हिस्टेमिन अधिक मात्रा में बनेगा, तो एलर्जी के समय अधिक इओसिनोफिल्स बना ज्यादा मात्रा में होता है हिस्टेमिन, ठीक है। उसके बाद देखो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स चिकन पॉक्स जब बीमारी होती है अपने चिकन पॉक्स में इनकी संख्या अधिक। वैसे तो देखो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी पूरी ही प्रतिरक्षा का काम करती है, सारी कोशिकाएं प्रतिरक्षा का काम करती है, ठीक है, अलग अलग रोगों में अलग अलग अपनी संख्या बढ़ाकर रोगों में मदद करती है, कम करने का काम करती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल में अपन ने देखा कि 2 से 5 पालियों युक्त केंद्रक होगा और सबसे अधिक होगी, और 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होगा। और देखो इनकी संख्या कब ज्यादा होगी, तो संक्रमण के समय, कहने का मतलब कोई जीवाणु अगर अपने शरीर में आ जाते हैं, जीवाणु को मारने के लिए, संक्रमण को कम करने का काम कौन करती है, न्यूट्रोफिल, उनका भक्षण करती है, ठीक है। जैसे मान लो ये जीवाणु अपने शरीर में आया, ये जीवाणु मान लीजिए, और ये अभी न्यूट्रोफिल्स यहाँ आई, तो न्यूट्रोफिल्स इनको घेर कर क्या करेगी, इनका भक्षण करके इसका अंदर ले लेगी, अंदर लेके इनको जीवाणु को नष्ट कर देगी। कहने का मतलब नष्ट करने का काम कौन करती है, तो न्यूट्रोफिल करती है। उसके बाद देखो वापस देखो एक बार कणिका में 2 भागों में डिवाइड किया, ल्यूकोसाइट को 2 भागों में डिवाइड किया, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, यहाँ पे सफेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं। उसके बाद देखो कणिकामय है और दूसरा अकणिकामय, 2 भागों में डिवाइड किया, कणिकामय को ग्रेनुलोसाइट और अकणिकामय को एग्रेनुलोसाइट कहेंगे। उसके बाद देखो कणिकामय को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया, पहला इओसिनोफिल्स और दूसरा बेसोफिल और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं, हिट्रोफिल, और इओसिनोफिल को एसिडोफिल बोलते हैं। उसके बाद देखो केंद्रक कितनी पालियों युक्त होगा,
इयोसिनोफिल में 2 पाइलू युक्त केंद्रक होगा और कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट बनाएगी, 1 से 4% बनाएगी और 8 से 12 दिन इनका जीवन काल होगा। ठीक है, यहाँ लिख दू जीवन काल, जीवन काल कहने का मतलब इतने दिन जीवित रहेगी उसके बाद नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये कितने दिन, 12 से 15, और ये अपनी जो 60 से 70% सबसे अधिक भाग बनाती है। उसके बाद देखो संक्रमण के समय है न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक हो जाएगी और चिकन पॉक्स वगैरह इनके टाइम जो बेसोफिल्स की संख्या अधिक हो जाती है और हिस्टामिन जो है एलर्जी के टाइम अधिक मात्रा में रक्त में रहता है। ठीक है, तो अपन ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और अपना डब्ल्यूबीसी के बारे में कणिकामय तो हो गया और अकणिकामय के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। और इनको 2 भागों में डिवाइड किया, पहला लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कोशिका। ठीक है, दूसरी जो कोशिका है मोनोसाइट कोशिका, मोनोसाइट। देखो पहली बात तो जो कणिकामय कोशिका है उनका निर्माण कहाँ होता है, अकणिकामय का निर्माण थाइमस, थाइमस ग्रंथि या फिर लेसिका गांठों में भी इनका निर्माण होगा और थाइमस ग्रंथि इनमें भी इनका निर्माण होगा और उसके बाद प्लीहा। ठीक है, इन तीनों में ही इनका निर्माण, मतलब इनके परिपक्वन वगैरह इनमें सहायक होती है। थाइमस, लेसिका गांठें और प्लीहा जो है इनके निर्माण में सहायक होती है। उसके बाद देखो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट जो है कितना परसेंट बनाती है रक्त का, तो ये टोटल अकणिकामय है वो कितना परसेंट बनाती है, तो 25 से 30%। ठीक है, टोटल रक्त जो डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट बनाएगी कणिकामय अकणिकामय, तो 25 से 30%। और ये कितना बनाती है, 20 से 25%। ठीक है, उसके बाद देखो ये कितना बनाएगी, तो ये बनाएगी 4 से 8% कुल डब्ल्यूबीसी का मोनोसाइट कितना बनाएगी, तो 4 से 8%। उसके बाद देखो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट को 2 भागों में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट को 2 भागों में डिवाइड किया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अकणिकामय का परिपक्वन वगैरह कहाँ होगा, थाइमस और लसिका गांठों और प्लीहा। ठीक है, उसके बाद देखो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ही क्या काम करेगी, प्रतिरक्षा का काम करती है। ठीक है, तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे कि कितना मतलब क्या काम करती है, तो प्रतिरक्षा का काम करती है दोनों ही। ठीक है, उसके बाद देखो मोनोसाइट है, मोनोसाइट ही क्या काम करती है, न्यूट्रोफिल की तरह, न्यूट्रोफिल्स कोशिका की तरह पक्षाणु का काम करती है। पक्षाणु मतलब ये भक्षण करने का काम करती है, जो जीवाणु वगैरह है इनका भी पक्षाणु का काम करती है मोनोसाइट कोशिकाएं, और ये होती है अपने रक्त में 4 से 8%। तो अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अपनी जो डब्ल्यूबीसी वो खत्म हो गई है। उसके बाद देखो तीसरी रक्त कणिकाएं हैं वो अपनी थ्रोम्बोसाइट है। तीसरी, पहली थी आरबीसी, वो पढ़ लिया पहली क्लास में। दूसरी क्लास में अपनी अभी चल रहा डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के बाद है थ्रोम्बोसाइट या फिर बिम्बाणु। ठीक है, तीसरी कोशिकाएं है थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट को एक और नाम देते हैं बिम्बाणु। और उसी को क्या नाम देते हैं एक और, प्लेटलेट्स। तो देखो इनका आकार सबसे बड़ी तो वो होती है मोनोसाइट कोशिकाएं, सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट, जो अपने डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था वो सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है, तो ये थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे छोटी, ठीक है, रक्त कणिकाओं में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, तो ये कौन सी है, तो थ्रोम्बोसाइट है। सबसे छोटी कोशिकाएं हैं रक्त कणिकाओं में, सबसे अधिक छोटी कोशिकाएं थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं कहलाएगी। उसके बाद देखो एक रोग आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो थ्रोम्बोसाइट की संख्या अधिक, मतलब संख्या अधिक मात्रा में बन जाती है थ्रोम्बोसाइट की, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ध्यान रखेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रोग के बारे में। तो किससे संबंधित है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
थ्रोम्बोसाइट से संबंधित है या फिर बिम्बाणु प्लेटलेट्स बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए। और इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। और इनका जो मोटाई है या फिर आकार है, आकार कितना होगा? आकार होगा इनका 2 से 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइनस में जा रहा मान इसलिए बहुत अधिक छोटी है। तो ये है अपनी WBC है, मतलब थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट में प्लेटलेट्स इसको ही बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट है या फिर बिम्बाणु बोल दीजिए। और सबसे छोटी कोशिकाएं हैं और इनसे संबंधित रोग कौन सा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो देखो रक्त के एक बार कार्य पढ़ लेते हैं, एक बार रक्त के कार्य। और देखो जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट की संख्या, मतलब थ्रोम्बोसाइट का कार्य है, रक्त का थक्का निर्माण। थक्का का मतलब ये है कि जैसे अपन की कोई चोट लग जाती है तो उस स्थान पे एक परत बन जाती है। वो परत किसी कारण बनती है? इनके कारण ही बनती है। थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं हैं वो अपना रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक होती है। तो ठीक है, तो अपन ये ध्यान रखेंगे रक्त का थक्का कौन सी कोशिकाएं बनाती है? तो रक्त में रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाएं थ्रोम्बोसाइट या फिर बिम्बाणु या फिर प्लेटलेट्स, तीनों इसके ही नाम है। थ्रोम्बोसाइट या फिर बिम्बाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, तीनों ही नाम इसके। रक्त के थोड़े से कार्य पढ़ लेते हैं। रक्त के कार्य एक तो है O2 और CO2 का परिवहन, O2 व CO2 का परिवहन। ठीक है, O2 व CO2 का परिवहन का कार्य कौन करेगा? रक्त करेगा। और देखो pH सेकंड जो है pH कोमा ताप। ठीक है, शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करेगा? रक्त। नियंत्रण pH कोमा ताप का नियंत्रण कौन करेगा? तो ये करेगा, रक्त करेगा। उसके बाद उत्सर्जी उत्पाद कोमा हार्मोन का परिवहन करने का काम कौन करेगा? तो रक्त करेगा। रक्त के बारे में ये चीजें हैं। तो रक्त का उत्सर्जी उत्पाद का परिवहन वगैरह इनका कार्य करेगा। वैसे तो रक्त अपने सभी ऑर्गन में समान रूप से पाया जाता है, कहने का मतलब सभी ऑर्गन में गति करता रहता है और रक्त इसको भेजता है। तो उत्सर्जी उत्पाद हार्मोन वगैरह इसको टारगेट ऑर्गन पर पहुंचाने के लिए, हार्मोन को टारगेट ऑर्गन में काम करने के लिए, पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? रक्त काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्सर्जी उत्पाद को बाहर करने के लिए ये काम करता है। तो रक्त के कार्य है। उसके बाद देखो रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? रक्त प्रोटीन। ठीक है, रक्त प्रोटीन। रक्त में देखो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। एक अपनी ग्लोबुलिन प्रोटीन भी रक्त में पाई जाती है। तो अपन ध्यान रखें ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। और उसके बाद देखो तीसरी जो है एल्बुमिन। देखो रक्त में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन है। अगर आपसे पूछ ले रक्त में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन एल्बुमिन है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, कहने का मतलब रक्त में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है अपना जो यकृत ग्लैंड है उसमें इसका निर्माण होता है। यकृत या फिर लिवर जो है उसमें इसका निर्माण होता है एल्बुमिन का। ठीक है, एल्बुमिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसका काम क्या है इसका? प्राशन नियमन। ठीक है, प्राशन नियमन का काम कौन करती है? तो एल्बुमिन प्रोटीन करती है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का। ठीक है, इसके अलावा रक्त में और बहुत सारी प्रोटीनें होती हैं, थ्रोम्बिन वगैरह ये भी होती है जो रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक होती है। तो इनके बारे में ये सी बातें हैं। प्रोटीन की कौन कौन सी प्रोटीनें हैं, तो फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीनें हैं। एल्बुमिन प्रोटीन है वो प्राशन नियमन का काम करती है और सर्वाधिक मात्रा रक्त में पाई जाने वाली, पूछ ले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एल्बुमिन है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है रक्त में। तो अपन ध्यान रखेंगे
कि एल्बुमिन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद देखो ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर है, वो अपने पूछा गया क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ब्लड कैंसर होता है या फिर अस्थि मज्जा का कैंसर बोल दो, उसमें अनियमित रूप से बनती है। और सबसे छोटी थ्रोम्बोसाइट है, रक्त कोशिकाओं में सबसे छोटी है थ्रोम्बोसाइट और सबसे बड़ी है मोनोसाइट कोशिकाएं। तो अपन सारी कोशिकाओं के बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो अपना रक्त परिसंचरण तंत्र में अपना रक्त पढ़ चुके और रक्त और हृदय दो चीजें मेनली आती है इनमें, तो हृदय के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अब मेरे चैनल को इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।